बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी 2 में हमने एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 4 पे है। यूनिट नंबर 4 कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, जब हम एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे साथ एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है, जिनमें एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, और जो हमारे साथ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टॉप करते हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब ये है कि जो हमारे साथ एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे, उनका काम ये था कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उस पे इफ़ेक्ट कर देते, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते थे। अब यहाँ पे जो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है इनका काम ये होता है कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेटेड करती है, और जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसकी स्टिमुलेशन को बंद करती है, यानी उसको ब्लॉक करती है। ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के हमारे साथ है कि इस यूनिट के कंप्लीशन के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जान पाएंगे, इनके हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, इंडिकेशंस इनकी क्या है, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट, इनसे रिलेटेड नर्सिंग प्रोसेस की इम्प्लिकेशन, और जो प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी है इन ड्रग से रिलेटेड वो आप लोगों को पता होंगी। कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दोनों के एंटीडोट्स आप जान पाएंगे। इसके अलावा जो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की जब ओवरडोज हो जाती है तो उस टाइम पेशेंट के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं वो आप लोग जान पाएंगे, और नर्सिंग प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है। जब हम ये ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस टाइम हम नर्सिंग प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी आप लोगों को मालूम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस स्लाइड में जो नर्वस सिस्टम की सिंपल डिवीज़न है वो आप लोगों को दिखाई गई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, आप लोगों को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में बेसिकली 3 चीज़ें होती है। क्या ब्रेन होता है इसमें, स्पाइनल कार्ड इसमें होती है, और नर्व्स इसमें होते हैं। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है इनको हम कहते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो हमारे साथ नर्व्स होती है इनको हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिवीजन्स हैं जो कि आप लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर का एनाटॉमी था। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी अगर बात करें तो इसके आगे डिविजन्स है, मोटर डिविजन्स इसकी है, जो कि 2 में डिवाइड हुआ है। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे जो वॉलेंट्री कंट्रोल में जो मूवमेंट्स वगैरह होती है उनको जो कंट्रोल करता है, उन पे जिसका कमांड है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाती है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो काम जो है हमारे विसरल ऑर्गन्स से रिलेटेड जो जितने भी फंक्शंस वगैरह है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है, जो कि आगे 2 में डिवाइड हुआ है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या फिर सिंपैथेटिक डिवीजन कहते हैं, एक को हम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जो हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको मैंने समझाया आप लोगों को कि एक सोमैटिक और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब जो हमने एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग पढ़े थे उनका इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे था। अब जो हम कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे तो इसमें हम पैरासिम्पैथेटिक
का इन ड्रग्स का पैरासिम्पैथेटिक पे इफेक्ट है, तो इसमें हम ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, तो उसमें हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर थी वो नॉरएपिनेफ्रिन थी। नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। तो ये आपने याद रखनी है, आपसे एमसीक्यूज बन सकती है कि एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोथ एंड बी, नन ऑफ अबव। तो आपको पता हो कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर है और जो नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर है। अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस दिखाई गई है, आप लोगों को लिखा है कि होम्योस्टेसिस है डायनामिक बैलेंस बिटवीन द ऑटोनोमिक ब्रांचेस। ये जो ऑटोनोमिक ब्रांचेस है, एक सिंपैथेटिक है दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है, तो ये दो ब्रांचेस है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। इनमें बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, इनमें बैलेंस होना। बैलेंस का मतलब ये है कि एक टाइम पे ये दोनों जो है एक्टिवेट नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक इंसान के अंदर या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होती है या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसी कंडीशन है। ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पर्सन के साथ ये कंडीशन है कि इसके पीछे एक स्नेक जो है वो मुंह खोला हुआ पीछे इसके पड़ा है और ये बिल्कुल फ्लाइट मोड में है, ये भाग रहा है उस स्नेक से। मतलब ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब इस इमरजेंसी कंडीशन में आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला एरो है, ये जो रेड वाला है ये क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन है। तो इसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अब ये एक्टिवेटेड है, ये पीक लेवल पे है क्योंकि ये बंदा जो है इमरजेंसी मोड में है। अब दूसरे साइड पे आप देख ले, ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। तो ये बंदा जब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये सोया हुआ है। जब ये सोया हुआ है तो इसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है और जो इसका सिंपैथेटिक है वो बिल्कुल डाउन है, वो बिल्कुल लो है। और यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में इसका जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बिल्कुल डाउन है और सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिवेटेड है। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही जो ब्रांच है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वो एक्टिवेटेड हो सकती है, दोनों एक टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं हो सकते। लिखा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये हमारे साथ जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो टाइम है इसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहती है। और अगर फाइट और फ्लाइट कंडीशन हो तो उस टाइम सिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट करती है। ओवरव्यू इसकी दी गई है। Drug affecting the autonomic nervous system are divided into two groups according to the type of neuron involved in their mechanism of action। तो स्टूडेंट्स ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये न्यूरॉन नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये स्पेल मिस्टेक हुई है। लिखा है कि वो ड्रग्स जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है टू ग्रुप्स में। किस चीज़ के बेसिस पे हमने उसको टू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, वहाँ पे जो टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है उनके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। यानी वो ड्रग्स जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसिटाइलकोलिन पे हो उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। वो ड्रग्स जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एपिनेफ्रिन पे हो तो उनको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। देखिए यही बात लिखी है कि वो ड्रग्स जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है उनको हमने टू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। उनमें किसके बेसिस पे, उन ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस न्यूरोट्रांसमीटर पे है, इस बेस पे। तो लिखा है द कोलिनर्जिक ड्रग एक्ट ऑन रिसेप्टर दैट आर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उस रिसेप्टर पे होता है जिस रिसेप्टर को एसिटाइलकोलिन एक्टिवेटेड करता है। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जिस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है
उस रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। इसी तरह ये इपिनेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जिस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है उस रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करेंगे, जो ड्रग उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर पाएंगे इनकी तरह, तो उनको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक सिस्टम। अब कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है? द कोलिनर्जिक सिस्टम इज composed of nerve cell that use the neurotransmitter acetylcholine। अब कोलिनर्जिक सिस्टम यानी एक ऐसी सिस्टम जिसमें जो नर्व सेल्स है वो ऐसे नर्व सेल हो जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें नर्व सेल मौजूद हो और उन नर्व सेल में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। यानी जिस नर्व सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है उसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम दैट कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हो जाता है एक न्यूरॉन से तो वो अपना फंक्शन कर लेता है। अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर उसको हमारी बॉडी से रिमूव भी होना है, यानी उसकी ब्रेकडाउन भी होनी है। तो उसके ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है। ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन करके इसको बॉडी से ख़त्म कर देता है, इसकी ब्रेकडाउन कर देता है। A receptor is cholinergic if it uses acetylcholine as its neurotransmitter। अगर कोई रिसेप्टर किसी भी रिसेप्टर का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है तो उस रिसेप्टर को हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहेंगे। यानी हमारे बॉडी के अंदर वो तमाम रिसेप्टर जिनका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है उनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहेंगे। न्यूरॉन that synthesize and release acetylcholine are termed as cholinergic neuron। वो तमाम न्यूरॉन जो कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस करते हैं और फिर इसकी रिलीज़ करते हैं उन न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे। और A synapse is cholinergic if it uses acetylcholine as its neurotransmitter। और वो तमाम साइनेप्सिस जो कि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को यूज़ करती है उन साइनेप्सिस को हम कोलिनर्जिक साइनेप्स कहेंगे। एसिटाइलकोलिन एस्टरेसिस। अब इस एंजाइम के बारे में बात आ गई है। एसिटाइलकोलिन इज़ डिग्रेडेड टू कोलिन प्लस एसिटिक एसिड बाय एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। अब देख लिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन जो है उसकी रिलीज़ हो गई। ये हमारे साथ एसिटाइलकोलिन है, एक न्यूरॉन से इसकी रिलीज़ हो गई। जब इसकी रिलीज़ हो जाती है तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये एक मसल टिश्यू है, इस मसल टिश्यू में मसल टिश्यू प्रेजेंट है। इस मसल टिश्यू में एक रिसेप्टर है इसके लिए। ये एसिटाइलकोलिन आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती है। जब इसके साथ अटैच हो जाती है तो इसके अटैचमेंट के थ्रू, इसके बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म होती है। और वो फंक्शन जब परफॉर्म होने के बाद इस एसिटाइलकोलिन को अब रिमूव होना है, हमारे बॉडी से रिमूव होना है, इसकी ब्रेकडाउन होनी है। तो फिर क्या होता है, ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेसिस है ये इस पे एक्ट करती है और एक्ट करके यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन कर देती है। जब इसकी ब्रेकडाउन कर देती है तो इसके रिज़ल्ट में कोलिन आता है और एसिटिक एसिड आता है। ये जो कोलिन है ये दोबारा इसकी रीअपटेक हो जाती है ताकि दोबारा से एसिटाइलकोलिन का जो पाथवे है एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस का उसमें ये यूज़ हो, और जो ये एसिटिक एसिड है ये बॉडी से फिर रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि एसिटाइलकोलिन इज़ डिग्रेडेड टू कोलिन प्लस एसिटिक एसिड बाय एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जिसे हम ACHE लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं, तो ये एंजाइम जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करे और इससे कोलिन और एसिटिक एसिड बनाए। There are two types of acetylcholine esterases। ये जो acetylcholine esterases है एंजाइम्स है इनके 2 टाइप्स है। एक हमारे साथ है ट्रू एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम और दूसरा है सोडो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। यानी
अब इनमें क्या फ़र्क है कि ये ट्रू इसको किस लिए कहते हैं और बाज़ को जो है सोडो क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, इनको हम ट्रू कोलिन एस्टरेज भी कहते हैं। और जो सोडो कोलिन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, इनको हम सोडो कोलिन एस्टरेज भी कहते हैं। हमारे साथ जो ट्रू वाला होता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है और एरिथ्रोसाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये बहुत हाई लेवल पे हाई मकदार में एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करते हैं। और जो सोडो वाले होते हैं ये सीरम में प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के सीरम में मौजूद होते हैं, और ये एज़ कम्पेयर टू ट्रू कोलिनिस्टरेज कम मकदार में एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करते हैं। बस यही डिफरेंस इनमें है। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में दो किस्म के रिसेप्टर्स है। एक को हम मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं और दूसरे को हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो हमारे साथ टू रिसेप्टर्स हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, इन दोनों के लिए एसिटाइल कोलिन की जो इसकी जो एफिनिटी होती है वो दोनों के लिए सेम होती है। जिस तरह एसिटाइल कोलिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेता है, सेम इसी तरह निकोटिनिक के साथ भी बाइंडिंग बना लेता है। इसमें कोई भी जो है डिफरेंसेस नहीं है इनके बाइंडिंग में, एसिटाइल कोलिन के इनके साथ बाइंडिंग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्यों इनको बाज़ को मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहा जा रहा है और बाज़ को निकोटिनिक रिसेप्टर कहा जा रहा है। तो इनकी ये जो नेम में डिफरेंस है ये इस बेस पे है कि चेक किया गया था, एक कंपाउंड था, एक सब्सटेंस था मस्कुरीन, जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई थी। वो जब एडमिनिस्टर की गई तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट करने लगी, तो उन रिसेप्टर्स को नाम दिया गया मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। और जो निकोटीन है, निकोटीन जो सिगरेट स्मोक में मौजूद होती है, इस निकोटीन को जब एडमिनिस्टर किया गया तो इसकी वजह से भी कुछ रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर स्टिमुलेट हुए, जिनको नाम दिया गया निकोटिनिक रिसेप्टर। क्योंकि निकोटीन इसको स्टिमुलेट करता है इसलिए निकोटिनिक रिसेप्टर, क्योंकि मस्कुरीन इसको स्टिमुलेट करता है इसलिए मस्कुरेनिक रिसेप्टर। फिर देखा गया कि एसिटाइल कोलिन जो है वो इन दोनों को एक्टिवेट कर लेता है। वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो जितने भी हैं जो निकोटीन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, और मस्कुरीनिक जो रिसेप्टर है जो मस्कुरीन की वजह से एक्टिव होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर लेता है। तो इसीलिए इन दोनों को कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन इन दोनों को एक्टिवेट कर लेती है। अब मस्कुरेनिक रिसेप्टर ऑफ 5 सब टाइप्स, मस्कुरेनिक रिसेप्टर के आगे 5 सब टाइप्स है, M1 से लेके M5 तक, यानी मस्कुरीन 1, मस्कुरीन 2, मस्कुरीन 3, मस्कुरीन 4 और मस्कुरीन 5। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये बात आप याद रखें कि अब यहाँ पे जो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स की रूह से अगर हम देखें तो इसमें सबसे कॉमन जो रिसेप्टर है मस्कुरीन के रिसेप्टर में से सबसे कॉमन है वो M2 और M3 है। तो MCQs बन सकती है कि अगर हम ड्रग्स की रूह से देखें तो कौन से मस्कुरीन रिसेप्टर कॉमन है, तो आपको पता होना लाजमी है कि ये M2 और M3 है जो कि सबसे कॉमन है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 सब टाइप्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर के सिर्फ 2 सब टाइप्स है। एक निकोटिनिक न्यूरोनल है जिसे हम एन से इस तरह इसका सिंबल लिखते हैं, और एक हमारे साथ निकोटिनिक मसल है जिसका सिंबल हम NM लिखते हैं। अब M1 रिसेप्टर यानी मस्कुरीन 1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन सब रिसेप्टर की आप लोगों को लोकेशन बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, इनके फंक्शन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स आ रहे हैं कि उसमें जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती है तो वहाँ पे इनका क्या फंक्शन है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है तो वहाँ पे इनका क्या फंक्शन है, जब हार्ट में होती है तो वहाँ पे इनका क्या फंक्शन है। लेकिन इन स्लाइड्स में अभी के लिए आप सिर्फ ये बात
याद रखे, ये लोकेशंस याद रखे कि मस्कुरेनिक 1 रिसेप्टर जो है ऑटोनोमिक जो गैंग्लिया है वहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है। तो इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मस्कुरेनिक 2 रिसेप्टर है वो हार्ट में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं और नर्व्स में होते हैं। जो M3 होते हैं, मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं और आई के अंदर होते हैं, आइज मसल्स में होते हैं। जो M4 और M5 रिसेप्टर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा कहीं पे नहीं होते। अब जो न्यूरोनल जो हमारे साथ निकोटिनिक मसल वाला रिसेप्टर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद होता है। जो NMJ होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे ये जो निकोटिनिक मसल रिसेप्टर है वो मौजूद होती है। और जो निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर है वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, एड्रिनल मेड्यूला में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है। अब बताया गया है स्टूडेंट्स के ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है ये जिस एरिया पे होते हैं तो उस एरिया पे इनका फंक्शन क्या है। अब ये फंक्शंस भी आपने याद करनी है, इससे भी MCQs बन सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वन हमारे साथ है M1 रिसेप्टर्स, ये नेचर में एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी का मतलब ये है कि ये एक्साइटेशन काज करते हैं, ये स्टिमुलेशन काज करते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे है? इनकी लोकेशन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्सों में मौजूद होते हैं। और वहाँ पे इनका क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिस एरिया पे भी मौजूद है वहाँ पे ये एक्साइटेशन काज करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। अब गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स जो है वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। वहाँ पे इनका क्या काम होता है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस करवाते हैं, यानी HCl की जो अमाउंट है वो यहाँ पे मस्कुरेनिक 1 रिसेप्टर की वजह से इंक्रीज होती है स्टमक के अंदर। अब M2 रिसेप्टर्स का अगर हम देखें तो नेचुरली जो नेचर है M2 रिसेप्टर्स का वो इनहिबिटरी है। ये जिस जगह पे होते हैं वहाँ पे इनहिबिशन काज करते हैं। कहाँ पे होते हैं? हार्ट में होते हैं। हार्ट में इनका क्या काम होता है? कार्डियक इनहिबिशन। जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन हो गया तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लो हार्ट रेट। M3 रिसेप्टर, अब M3 रिसेप्टर भी नेचर में, इनका नेचर एक्साइटेटरी है, ये भी एक्साइटेशन काज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं, वहाँ पे सिक्रीशन करवाते हैं ग्लैंड से, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स है GI ट्रैक के, यूरिनरी ट्रैक के वहाँ पे, और जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जहाँ पे जिन स्मूथ मसल भी मौजूद हो वहाँ पे ये कंट्रक्शन काज करते हैं। तो अब GIT में और यूरिनरी ट्रैक में कंट्रक्शन ये फिर भी खैर की बात है, लेकिन जो ब्रोंकियल मसल्स में, अगर जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है वहाँ पे अगर कंट्रक्शन आ गई तो इससे रिस्पायरेटरी इमरजेंसी डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी स्टिमुलेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसकी स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पे M3 जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब M3 स्टिमुलेट हो जाएंगे तो फिर स्मूथ मसल कंट्रक्शन होगी, तो ब्रोंकियल मसल में भी होगी, और ब्रोंकियल मसल में भी होगी तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी इमरजेंसी हो सकती है। अब वस्कुलर एंडोथेलियम में भी मौजूद है। वस्कुलर एंडोथेलियम में इनका क्या काम है? वहाँ पे वेजोडाइलेशन काज करते हैं। M3 रिसेप्टर जो वस्कुलर एंडोथेलियम में होते हैं वहाँ पे ये वेजोडाइलेशन काज करते हैं। वेजोडाइलेशन किस तरीके से काज करते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि ये वेजोडाइलेशन वाया नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह होता है कि जब M3 रिसेप्टर वस्कुलर एंडोथेलियल सेल में एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है। जब इसकी सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है तो ये जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है। जब वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती है तो इसकी वजह से वहाँ पे जो स्मूथ मसल है उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, और रिलैक्सेशन की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि जो वस्कुलर एंडोथेलियम है वहाँ पे वेजोडाइलेशन काज करती है। किसके थ्रू? नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू। अब
M4 और M5 को अगर देख ले तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है। ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जो मेमोरी हमारी बनती है उसके लिए, अराउजल स्टेट के लिए, किसी चीज़ के लिए अराउजल, स्टडी के लिए अलर्टनेस होना, यानी भूख के लिए अराउजल होना, जितने भी अराउजल की कंडीशन है, सेक्सुअली अराउजल होना, तो ये सब जो है इनका ताल्लुक इन चीज़ों से है। अटेंशन और एनाल्जेसिया, यानी किसी चीज़ के लिए अटेंशन देना, और एनाल्जेसिया यानी पेन रिलीफ होना। ये जब M4 और M5 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाती है तो मेमोरी, अराउजल, अटेंशन और एनाल्जेसिया ये सब कुछ होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का क्या एक्शन है, यानी एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। तो एसिटाइल कोलिन का हम इस तरह देखते हैं कि अब एसिटाइल कोलिन अगर हमारे साथ जो M1 रिसेप्टर है इनको स्टिमुलेट करे तो इससे क्या होगा। M1 रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट करता है तो फिर इससे न्यूरोनल फंक्शन होती है। मीन्स कि ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये गेंगलिया, जो गेंगलिया है वहाँ पे, और इसके अलावा गैस्ट्रिक सेल्स में। तो फिर क्या होता है, गेंगलिया में अगर है तो वहाँ पे इसकी एक्टिवेशन हो गई तो एम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी, और गैस्ट्रिक सेल्स में है, पेराइटल सेल में, तो वहाँ पे इनकी स्टिमुलेशन हो गई तो HCl की सिक्रीशन होगी। M2 रिसेप्टर कार्डिक है, हार्ट में मौजूद होता है M2 रिसेप्टर। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जब आके M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेता है तो फिर क्या होता है, ऐसे नोड में डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, जो ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेशन होती है उसकी रेट डिक्रीज़ होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ट में ये क्या करता है, हार्ट का जो एक्शन होता है उसको स्लो डाउन करता है। तो स्लो डाउन इसी तरीके से करता है कि ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करता है। AV नोड के साथ क्या करता है, जो कंडक्शन वेलोसिटी है, कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो कंडक्शन स्टार्ट हुई थी ऐसे नोड से वो AV नोड में आती है, और AV नोड से फिर वो जो बंडल ब्रांचेस है उनके थ्रू परकिंजी फाइबर्स तक पहुंच जाती है। तो ये जो इसे कहते हैं कंडक्शन वेलोसिटी, जो AV नोड के थ्रू फिर आगे चली जाती है वेंट्रिकल्स में, तो इसको भी डिक्रीज करती है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों में जो उसकी कंट्रक्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज़ करती है, यानी ओवरऑल जो हार्ट का फंक्शन होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि M2 रिसेप्टर जब कार्डिक में, हार्ट में एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ड्रग्स, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उनकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकती है। अब M3 रिसेप्टर का अगर हम देखें तो M3 रिसेप्टर ग्लैंडुलर है, ये ज़्यादातर ग्लैंड्स में मौजूद होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में है। तो वहाँ पे इसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन जब होगी एसिटाइल कोलिन के थ्रू तो फिर सिक्रीशंस इंक्रीज़ होंगे। और फिर विसरल स्मूथ मसल्स जो है, विसरल स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, वहाँ पे कंट्रक्शन होता है। यानी अगर M3 रिसेप्टर जितने भी विसरल स्मूथ मसल्स है वहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगी तो इसकी वजह से कंट्रक्शन होगी। इसीलिए कोलिनर्जिक ड्रग की अगर ओवरडोज हो गई तो फिर उस ओवरडोज की वजह से रिस्पायरेटरी इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि ब्रोंकियल स्मूथ मसल में भी M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वहाँ पे M3 अगर एक्टिवेट हो गए तो फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी इमरजेंसी काज हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, ये वही स्लाइड है जो कि दोबारा से यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये कुछ गलती हुई है कि एक स्लाइड दो बार आया है। यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर टाइप है, न्यूरोमस्कुलर टाइप में क्या होता है एसिटाइल कोलिन, तो जो निकोटिनिक मसल टाइप जो है इसमें क्या होता है, जब निकोटिनिक मसल टाइप यानी NM जो हमारे साथ रिसेप्टर है इसको एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट कर लेती है तो फिर स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंट्रक्शन। अब ये कहाँ पे होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो निकोटिनिक मसल टाइप है ये NMJ में होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है इसमें मौजूद होता है। तो फिर इसकी जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इसमें कंट्रक्शन आती है, यानी मसल कंट्रक्शन इसमें आ जाती है, मसल कंट्रक्शन एक्टिवेट हो जाती है। और जो निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप है, निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में मौजूद होती है। तो यहाँ पे इसकी अगर एसिटाइल कोलिन एक्टिवेशन कर देती है तो फिर इसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल इसका फंक्शन जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिशन पे है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख ले कि इसमें जो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस हो रही है वो मैकेनिज़्म बता रहा है कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन बनती है और फिर इसकी ब्रेकडाउन होती है। तो सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे कोलिन मौजूद है और ये हमारे साथ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये मौजूद है। इन दोनों के थ्रू एसिटाइलकोलिन बन जाती है। देखिए लिखा है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन के choline acetyl transferase catalyze the synthesis of acetylcholine from choline and acetyl coenzyme A कि ये जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये कैटेलाइज करती है कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए को, इनके रिएक्शन को कैटेलाइज करती है जिसके थ्रू एसिटाइल कोलिन बन जाती है। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये एसिटाइल कोलिन बन गया है। बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में इसकी अपटेक होती है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर। ये स्टोरेज वेसिकल है, इसके अंदर इसकी अपटेक हो जाती है। तो लिखा है एसिटाइलकोलिन इज प्रोटेक्टेड, एसिटाइलकोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेसिकल। इस वेसिकल के थ्रू ये जो एसिटाइलकोलिन है ये डिग्रेडेशन से बच जाती है। इस वेसिकल के अंदर जब तक होती है तो इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती, इसलिए बनने के बाद ये डायरेक्टली वेसिकल के अंदर चली आती है। इसके बाद देख ले ये साइनेप्टिक वेसिकल है, इससे क्या होगा फिर तीसरे नंबर पे जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होगी। रिलीज इज़ ब्लॉक्ड बाय ब्यूटिलिनम टॉक्सिन या फिर लिखा है कि स्पाइडर विनोम काजेज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ब्यूटिलिनम टॉक्सिन की बात आ गई, तो ब्यूटिलिनम या ब्यूटिलिनम जो भी आप प्रोनाउंस करें, ये जो टॉक्सिन होती है ये एक पॉइजनस बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। न्यूरोटॉक्सिन्स भी हम इनको कहते हैं। ये एक बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम, उस वो एक एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग रोड है जिससे जो है ये बनती है। तो इसको अब इस तरह किया गया है कि इंजेक्शन के फॉर्म में ये यूज़ होती है, यानी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो आई डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, मसल स्टिफनेस के, मसल मूवमेंट डिसऑर्डर जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, और कॉस्मेटिकली जो व्रिंकल्स आते हैं चेहरे में, जो फेस में व्रिंकल्स आते हैं उन व्रिंकल्स को छुपाने के लिए ये बोटुलिनम इंजेक्शन जो है चेहरे पे लगाए जाते हैं, फेस पे इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे वो व्रिंकल जो है वो छुप जाती है, व्रिंकल नहीं बनते चेहरे पे। तो अगर बोटुलिनम इंजेक्शन जो है, बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन हम लगा दे पेशेंट को, तो इससे क्या होगा, इससे जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगर बोटुलिनम इंजेक्शन लगा दे तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ जो है वो ब्लॉक हो सकती है, यही बात लिखी है। और कह रहा है कि जो स्पाइडर विनोम है उनकी वजह से एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। स्पाइडर विनोम जो है ये भी पोटेंशियल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ख़ास करके एपिलिप्सी को ट्रीट करने के लिए, स्ट्रोक को और पेन को ट्रीट करने के लिए ये स्पाइडर विनोम्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये जब एडमिनिस्टर करेंगे, जो ये थेरापेटिक डोज इनकी जो होती है वो अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो फिर इससे हम जो एसिटाइलकोलिन है इसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ हो गई। एसिटाइलकोलिन की जब रिलीज़ हो जाती है तो ये बाहर चली आती है। बाहर जब चली आती है तो इसके लिए यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है। इस रिसेप्टर के साथ ये बाइंडिंग बना लेती है। जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेती है तो यहाँ पे जो फंक्शन होना था वो फंक्शन हो जाती है। होने के बाद क्या होता है, देखिए 4 स्टेप में लिखा है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेती है। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इस पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेती है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे जो एक्टिविटी थी इसकी वो एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी होने के बाद अब इस एसिटाइलकोलिन की अब ब्रेकडाउन होनी है।
फिफ्थ नंबर पे देख ले डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज रेपिडली हाइड्रोलाइज बाय एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये जो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम था वो एंजाइम आ जाती है और इस एसिटाइल कोलिन पे एक्ट करती है, और इस एसिटाइल कोलिन पे एक्ट करने के बाद इससे दो चीज़ें बनते हैं। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि एक कोलिन है और दूसरा जो है एसीटेट है। एसीटेट बॉडी में यूज़ होती है, फिर जो है वो रिमूव हो जाती है, और जो कोलिन इसका हिस्सा है ये फिर जो है इसकी रीअपटेक होती है, रिसाइकलिंग इसकी होती है। देखिए 6 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कोलिन को दोबारा जो है वो इंटेक कर लेता है, दोबारा ये उसको अपने पास खींच लेता है, उसकी इंटेक कर लेता है। दिस ट्रांसपोर्ट इज इनहिबिटेड बाय लिखा है हेमिक्लोलिनियम। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि इस अपटेक को हम रोक सकते हैं अगर हम हेमिक्लोलिनियम नाम का ये एक ड्रग है, ये अगर हम एडमिनिस्टर करें तो फिर हम इस अपटेक को रोक सकते हैं। इस अपटेक को हम इसलिए रोकते हैं कि अगर हम एसिटाइल कोलिन का फंक्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कम हो बॉडी के अंदर, तो उस टाइम हम जो है ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है हेमिक्लोलिनियम। जब हम ये देते हैं तो फिर इसकी रीअपटेक नहीं होती, रिसाइकलिंग नहीं होती, तो एसिटाइल कोलिन की जो मकदार है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। अब देखिए एसिटाइल कोलिन हैज़ बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बार ये बात समझाई कि एसिटाइल कोलिन का दोनों पे एक्टिविटी है। ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करती है और निकोटिनिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करती है। एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होता है एसिटाइल कोलिन का? तो हार्ट पे, फर्स्ट नंबर पे हार्ट है। एसिटाइल कोलिन काजेस डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी एंड नेगेटिव आइनोट्रोपी M2 रिसेप्टर। अब एसिटाइल कोलिन जब हार्ट में आ जाती है कार्डियक मसल्स में, तो वहाँ पे M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेती है। जब M2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव क्रोनोट्रोपी होता है और नेगेटिव आइनोट्रोपी होता है। मतलब कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपी का मतलब ये है कि जो कंडक्शन सिस्टम है, जो SA नोड और AV नोड है, उनकी जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और नेगेटिव आइनोट्रोपी का मतलब ये है कि जो कंट्रक्टिलिटी का जो फंक्शन है, हार्ट के मसल की जो कंट्रक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसका ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो एसिटाइल कोलिन का हार्ट पे ये एक्शन है। अब ये आपने नहीं भूलना है, ये आपने हमेशा के लिए याद रखनी है। अब ब्लड वेजल्स पे क्या एक्शन है? तो लिखा है एसिटाइल कोलिन काजेस वेजोडाइलेशन एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। एसिटाइल कोलिन क्या करती है? वेजोडाइलेशन काज करती है और ब्लड प्रेशर को लो करती है। किस तरीके से लो करती है? तो लिखा है एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट M3 रिसेप्टर फाउंड ऑन द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेजल काजिंग वेजोडाइलेशन। अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो M3 रिसेप्टर है वो ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद होती है, ब्लड वेजल्स का जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होती है। अब इन एंडोथेलियल सेल्स में जो M3 रिसेप्टर मौजूद होती हैं, ये एसिटाइल कोलिन जाके इस M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेती है। जब ये M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पे वेजोडाइलेशन काज होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो डिफ्यूज़ हो जाता है इन सराउंडिंग सेल्स में, सराउंडिंग स्मूथ सेल्स में। यहाँ की रिलैक्सेशन काज करता है, जिसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन होती है और वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, इस पे क्या फंक्शन है अब एसिटाइल कोलिन का? तो लिखा है एसिटाइल कोलिन इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन एंड स्टिमुलेट इंटेस्टिनल सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन ग्लैंड्स पे है, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज़ करवाती है, चाहे वो स्वीट ग्लैंड्स हो, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड्स हो, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, जितने भी सबकी सिक्रीशन इंक्रीज़ करवाती है। तो इसीलिए कह रहा है कि सलाइवरी सिक्रीशन
डाइजेशन इंक्रीज़ होती है और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस और मोटिलिटी दोनों जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब मोटिलिटी किस तरीके से, एसिटाइलकोलिन का काम ही ये होता है कि जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे जो जीआई ट्रैक है यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट एंड डाइजेशन है, इसमें डाइजेशन होती है। डाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि एसिटाइलकोलिन की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से डाइजेशन इन्हेंस होती है, डाइजेशन हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कुछ फ़र्क जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें नॉरेपिनेफ्रिन था हमारे साथ। नॉरेपिनेफ्रिन का जो एक्शन था वो बीटा 1 पे और बीटा 2 पे था। बीटा 2 रिसेप्टर को भी वो एक्टिवेट कर लेता था और बीटा 1 को भी वो नॉरेपिनेफ्रिन जो है एक्टिवेट कर लेता था। उसकी एक्टिवेशन से क्या होता था, बीटा 1 हार्ट के अंदर जब स्टिमुलेट हो जाती थी तो इसकी वजह से पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी और पॉजिटिव आइनोट्रोपी और पॉजिटिव लूसीट्रोपी हो जाती थी। अब एक एक को समझे कि पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी क्या है। क्रोनोट्रोपी का मतलब ये है कि जो कंडक्शन सिस्टम है, जो एस ए नोड और एवी नोड का फंक्शन है, इसको बीटा 1 की स्टिमुलेशन इंक्रीज़ कर देती थी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोप है। ये नॉरेपिनेफ्रिन पॉजिटिव क्रोनोट्रोप है क्योंकि ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करती है। तो बीटा 1 की स्टिमुलेशन की वजह से एस ए नोड और एवी नोड का फंक्शन इंक्रीज़ होता है। दूसरी बात ये कि जो एवी नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है, वो कंडक्शन वेलोसिटी को अगर कोई ड्रग इंक्रीज़ कर सके, उसको बढ़ा सके, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव ड्रोनोट्रोप है। तो ये जो हमारे साथ नॉरेपिनेफ्रिन है ये कंडक्शन वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ करती थी, तो फिर इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ड्रोनोट्रोप। तो इसकी वजह से पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपी हो जाती थी। और आइनोट्रोपी हम उसको कहते हैं कि जो कंट्रक्टिलिटी है हार्ट के मसल्स में, जो कंट्रक्शन की फोर्स है, वो जब इंक्रीज़ कोई ड्रग करेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोप है। तो ये नॉरेपिनेफ्रिन बीटा 1 को स्टिमुलेट करके उसकी कंट्रक्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करती थी, इसीलिए हम उसे पॉजिटिव आइनोट्रोपी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लूसीट्रोपी है, लूसीट्रोपी को समझे। लूसीट्रोपी यहाँ पे एक नया वर्ड है क्योंकि ये 3 वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके थे लेकिन लूसीट्रोपी नहीं पढ़ा था। तो लूसीट्रोपी का मतलब ये है कि ये जो मायोकार्डियम होती है, जो मायोकार्डियल मसल्स होती है, उनमें जो रिलैक्स होने की जो एबिलिटी है, यानी पहले एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन मीन्स कंट्रक्शन होती है, कंट्रक्शन के बाद जो रिलैक्सेशन आती है, यानी हार्ट मसल में ये एबिलिटी होती है कि पहले वो कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट होने के बाद वो रिलैक्स होते हैं, फिर कंट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। तो इनकी जो ये रिलैक्सिंग की एबिलिटी है इसको कहा जाता है लूसीट्रोपी। तो अब ये लूसीट्रोपी के लिए भी नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो पॉजिटिव लूसीट्रोप भी था। किस तरीके से, यानी ये जो रिलैक्सेशन की रेट है, यानी हम ये इस तरह कहते हैं लूसीट्रोपी इज़ द रेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो रेट ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंट्रक्शन के साथ। यानी जितना ज़्यादा कंट्रक्शन होगा, कंट्रक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रिलैक्सेशन भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर 100 टाइम कंट्रक्शन हो रही है तो 100 टाइम रिलैक्सेशन भी होगी। समझ रहे स्टूडेंट्स के 100 टाइम अगर कंट्रक्शन हो रही है तो 100 टाइम रिलैक्सेशन भी होगी। तो ये जो नॉरेपिनेफ्रिन है ये कंट्रक्शन को बढ़ा रही थी, ये कंट्रक्शन को इंक्रीज़ कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलैक्सेशन को भी इंक्रीज़ कर रही थी। जितना कंट्रक्शन होगा उतना रिलैक्सेशन भी होगा। अब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को देख लें तो ये लिखा है कि ये नेगेटिव लूसीट्रोफी करता है। नेगेटिव लूसीट्रोफी करता है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रेडिकार्डिया काज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इसकी वजह से, एसिटाइलकोलिन की वजह से 60 टाइम जो है वो कंट्रक्शन होती है। तो 60 टाइम कंट्रक्शन होगी तो फिर 60 टाइम रिलैक्सेशन होगी। इसकी वजह से 100 टाइम कंट्रक्शन और 100 टाइम रिलैक्सेशन होती थी। तो यहाँ पे 60 टाइम कंट्रक्शन तो 60 टाइम रिलैक्सेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ये रिलैक्सेशन को भी कम करती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन को कि ये नेगेटिव लूसीट्रोप है। और साथ में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव आइनोट्रोप है क्योंकि हार्ट
हार्ट के कंट्रक्शन की जो एबिलिटी है उसको भी डिक्रीज़ करती है। और साथ में हम कहते हैं कि नेगेटिव ड्रोनोट्रोप है, क्योंकि हार्ट में जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको भी डिक्रीज़ करती है, इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव ड्रोमोट्रोप है। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि नेगेटिव क्रोनोट्रोप है। नेगेटिव क्रोनोट्रोप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एवी नोड और एसए नोड में कंडक्शन की सिस्टम है उसको डिक्रीज़ करती है, उनके फंक्शन को डिक्रीज़ करती है, तो इसलिए नेगेटिव क्रोनोट्रोप है। तो आप ये बात याद रखें कि M2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएगी एसिटाइल कोलिन की वजह से, तो फिर नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी, नेगेटिव आइनोट्रोपी और नेगेटिव लूसीट्रोपी होगी। और अगर नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से बीटा 1 स्टिमुलेट हो जाएगी हार्ट के अंदर, तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी, पॉजिटिव आइनोट्रोपी और पॉजिटिव लूसीट्रोपी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एसिटाइलकोलिन के एक्शंस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कौन सा इसका एक्शन है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो स्टिमुलेशन है वो डेंजर है। डेंजर इसलिए है क्योंकि क्या होता है, एसिटाइलकोलिन इनहेंस ब्रोंकियोलर सिक्रीशंस एंड काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है। M3 रिसेप्टर जब एसिटाइलकोलिन की वजह से एक्टिवेट हो जाती है, तो इस M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से जो ब्रोंकियोलर सिक्रीशंस है, जो म्यूकस सिक्रीशंस है ब्रोंकाइज में, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और साथ में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि ये स्मूथ मसल में कंस्ट्रक्शन काज करती है, और यहाँ पे स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में ये कंट्रक्शन काज करती है, जिससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसीलिए जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, जब भी आप कोलिनर्जिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करोगे तो फिर उसमें आपने डोज का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपसे इस तरह ना हो कि ओवरडोज हो जाए। जब ओवरडोज हो जाएगी तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, M3 रिसेप्टर ज़्यादा जो है फुली एक्टिवेट होगा। जब फुली एक्टिवेट होगा तो हाई जो है लेवल पे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और हाई लेवल पे ब्रोंकियोलर सिक्रीशन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इमरजेंसी काज हो सकती है और पेशेंट एक्सपायर हो सकता है इसकी वजह से। अब यूरिनरी सिस्टम का देख लें, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज द टोन ऑफ द डिट्रूसर मसल काजिंग यूरिनेशन। अब यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जो स्मूथ मसल्स है वो क्या कहते हैं, हम ब्लडर के मसल्स को डिट्रूसर मसल्स कहते हैं। तो डिट्रूसर मसल्स में भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब इन डिट्रूसर मसल में M3 रिसेप्टर के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जब इसको एक्टिवेट कर लेती है, तो इसकी एक्टिवेशन की वजह से कंट्रक्शन हो जाती है, टोनिसिटी बढ़ जाती है, यानी इसमें भी यूरिनरी ब्लडर में भी कंट्रक्शन आती है। तो यूरिनरी ब्लडर में कंट्रक्शन का मतलब ही यही है कि यूरिनेशन होगी। तो यानी जब अगर आप लोग जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका डोज हाई देंगे तो पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, फिर यूरिन जो है लीकेज हो सकती है पेशेंट से। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का अगर हम देख ले तो ये स्वीट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, सब की सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज़ करवाती है। तो जब भी एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर लेती है ग्लैंड्स के अंदर, तो सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब आईज़ के अंदर आई मसल्स के अंदर इनका क्या फंक्शन है, तो आई मसल्स के अंदर भी M3 रिसेप्टर मौजूद होती है। तो जो सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस है वहाँ पे M3 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से एसिटाइलकोलिन जब आ जाता है और M3 रिसेप्टर को सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस में स्टिमुलेट कर लेता है, तो इसकी वजह से कंट्रक्शन होती है। वहाँ पे कंट्रक्शन का मतलब है जो प्यूपिल है उसकी कंट्रक्शन हो जाती है, तो मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब है पिन पॉइंट प्यूपिल, बहुत ही स्मॉल पॉइंट ऑफ प्यूपिल जो है वो नज़र आती है। तो इस तरह होता है स्टूडेंट्स कि आप जब क्लिनिकल पे जाओगे तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अगर कोलिनर्जिक ओवरडोज हो जाती है, किसी पेशेंट की कोलिनर्जिक ओवरडोज जब हो जाती है तो इनका पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। पिन पॉइंट प्यूपिल को देख के आप डायग्नोज कर लेते हैं कि इस पेशेंट को कोलिनर्जिक ओवरडोज हो गई है, जिसकी वजह से इसकी जो प्यूपिल है इसकी ओवर कंट्रक्शन हो रही है, मियोसिस हो रहा है। अब जो सिलेरी मसल्स है आई के, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी जाहिर सी बात है स्मूथ मसल्स है, तो वहाँ पे भी M3 स्टिमुलेट होगी तो कंट्रक्शन होगी।
तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो आई फोकस इज़ एकमोडेटेड फॉर नियर विजन। तो वहाँ पे जब सिलेरी मसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है, पीपल की कंस्ट्रक्शन होती है, तो पीपल की जब कंस्ट्रक्शन होती है तब हम नियर चीज़ें जो है वो उनके लिए हम एकमोडेट जब करते हैं तो पीपल की कंस्ट्रक्शन होती है। जब कोई चीज़ हम आई के नियर ले आते हैं तो पीपल की कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि नियर विजन के लिए आई एकमोडेट होती है अगर सिलेरी मसल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर लिखा है बेटर ड्रेनेज ऑफ एक्वेस हमर रिड्यूस्ड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। अब स्टूडेंट्स आगे जाके हम कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि ये ड्रग्स इनकी ज़्यादातर जो यूज़ होती है थेरापेटिक यूज़ वो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए होती है। ग्लोकोमा क्या है? जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब इंक्रीज़ होती है तो इस कंडीशन को हम ग्लोकोमा कहते हैं। तो वो क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि वहाँ पे एक्वेस हमर जो है वो आई के फ्रंट पे आके ज़्यादा जमा हो जाता है। तो इन ड्रग्स की वजह से यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन की वजह से ड्रेनेज हो जाती है, एक्वेस हमर की ड्रेनेज हो जाती है। तो एक्वेस हमर की जब ड्रेनेज हो जाती है तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कम हो जाता है और ग्लोकोमा ट्रीट हो जाता है, ग्लोकोमा की कंडीशन ट्रीट हो जाती है। इसीलिए कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो हम ग्लोकोमा की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। लेक्रिमल ग्लैंड्स में भी M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे भी इसकी जब स्टिमुलेशन हो जाती है तो कंट्रक्शन और कंट्रक्शन की वजह से वहाँ पे लेक्रिमेशन यानी बहुत ज़्यादा टीयर जो है वो पेशेंट से टीयर जो है सिक्रीट हो सकते हैं आईज से। अच्छा स्टूडेंट, एसिटाइलकोलिन नो थेरापेटिक यूज़। एसिटाइलकोलिन की कोई थेरापेटिक यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एसिटाइलकोलिन होता है ये इसका ड्रग फार्म मौजूद होता है लेकिन हम ये किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करते। इसके जो लाइक ड्रग्स होते हैं, इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन एसिटाइलकोलिन खुद एडमिनिस्टर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन इसका है। ये जैसे ही आ जाता है और अपना एक्शन स्टार्ट कर लेता है एकदम से, ये जब अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो सेम उसी टाइम पे कोलिनेस्टेरेज आ जाती है और उसकी ब्रेक डाउन कर लेती है और इसको ख़त्म कर देती है। तो इस अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन की वजह से इसकी कोई थेरापेटिक यूज़ एसिटाइलकोलिन की नहीं है, यानी ड्रग फॉर्म में नहीं है। अब लिखा है कि ड्रग फॉर्म में हम नहीं देते। लिखा है कि वाइड स्प्रेड एंड नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो वाइड स्प्रेड होती है। वाइड स्प्रेड मीन्स के ये मुख्तलिफ सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती बल्कि दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, मस्कुरेनिक को भी निकोटिनिक को भी। इसीलिए कह रहा है कि इसकी नॉन सेलेक्टिव और वाइड स्प्रेड एक्टिविटी है, यानी एक्ट ऑन ऑल रिसेप्टर पे एक्ट करती है। जितने भी मस्कुरेनिक रिसेप्टर है M1 से लेके M5 तक और जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर है सब पे ये जो है एक्ट कर देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है ये लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।